बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 अक्टूबर है और दिन है बुध का। ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करते हैं। सुबह 2 बजे तक की सूरत हाल, अगर इसके बाद कोई ख़बर आएगी तो ज़ाहिर है वो इस वीडियो में मैं अपडेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि सुबह 2 बजे तक जो डेवलपमेंट्स हैं आइनी तरमीम के हवाले से उसमें हम बात कर रहे हैं। 3-4 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक डेवलपमेंट तो आपको पता ही है कि कल रात की हुई, जब कराची में मौलाना फजल रहमान साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मुलाकात हुई और उसके बाद जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें मौलाना फजल रहमान साहब और बिलावल भुट्टो ने ये कहा कि दोनों जमातें यानी पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान आइनी तरमीम के ऊपर जो है उनका इत्तफाक हो गया है मुसवदे के ऊपर। लेकिन तासुर हुकूमत ने यह दिया कि जो हुकूमती मुसवदा है उसके ऊपर एक इत्तफाक हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। मौलाना साहब ये दावा कर रहे हैं कि जो मौलाना का मुसवदा है उसके ऊपर इत्तफाक हो गया है, लेकिन अभी कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, क्योंकि इस वक्त जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ तो मौलाना फजल रहमान साहब लाहौर पहुँच चुके हैं। आज रात को मियाँ नवाज शरीफ के साथ उनका डिनर है और बताया जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी भी जाएंगे, शहबाज शरीफ भी जाएंगे, बिलावल भुट्टो भी पहुँच रहे हैं। तो आज वहाँ पे जो है वो साजबाज होगी, सौदेबाजी होगी और वहाँ पे मामला तय होंगे। अब मौलाना क्या चीज़ें अचीव करते हैं, किन चीज़ों पे सरेंडर करते हैं, ये पता चल जाएगा, देखते हैं। क्योंकि आज 4 बजे जो है वो जो पार्लिमानी कमेटी बनाई गई है खुसूसी, उसका भी इजलास है। क्योंकि पीटीआई ये कह रही है कि वो उस इजलास में शरीक नहीं होंगे, क्योंकि पहले 17 तारीख रखी गई थी उसके लिए, लेकिन अब आज 16 को उसका इजलास किया जा रहा है 4 बजे। और ये कमेटी जो है खुर्शीद शाह साहब की सरबराही में है। ये भी बड़ा अहम एक अहम डेवलपमेंट है। और इसके अलावा जो एक बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि कल के लिए कौमी असम्बली और सेनेट दोनों इजलास जो हैं वो तलब कर लिए गए हैं। तो सब सेट नज़र आता है हुकूमत की तरफ से आइनी तरमीम के लिए। नंबर गेम भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि नंबर गेम क्या है और सूरत हाल किस तरफ जारी है, उस पर बाद में बात करते हैं। पीटीआई के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं इस हवाले से पीटीआई क्या कर रही है, पहले नंबर गेम सुन लें आप। नंबर गेम मैंने दोबारा अभी एमबी सोमरो साहब से पूछा। एमबी सोमरो साहब जो पार्लियामेंट को कवर करने वाले सीनियर तरीन अगर 2 या 3 जर्नलिस्ट हैं तो उनमें से एक हैं और बहुत ही लाइक, मतलब कई दर्जनों पार्लियामेंट को कवर करने वाले रिपोर्टर्स के उस्ताद हैं। हमारे भी सीनियर हैं, हमारे भी उस्ताद हैं, हम उनसे चीज़ें समझते भी हैं, पूछते भी हैं। तो मैंने अभी एमबी सोमरो साहब से जो डिटेल ली उसके मुताबिक यही है कि हुकूमत का जो टोटल नंबर है इस वक्त कौमी असम्बली में वो 215 है, लेकिन 215 में से 2 तो आप निकाल दें। एक चौधरी अलियास साहब जिनको काफ लीग में डिक्लेयर किया गया था और वो अब कह चुके हैं कि वो वोट नहीं डालेंगे, और दूसरे आदिल बाज़ई जो पीटीआई से जीते लेकिन उनको नून लीग में उनका नाम जो है वो शो करवा दिया गया था या कर दिया गया था, या उस वक्त उन्होंने भी बयान हल्फी एक नून लीग के लिए भी दे दिया था, जो भी मामला था। तो इन 2 को आप निकाल दें और इन दोनों के खिलाफ रेफरेंस भी स्पीकर के पास आ चुके हैं। इन दोनों को अगर आप निकाल दें तो स्पीकर का वोट जो है वो आइनी तरमीम में काउंट नहीं हो सकता। अगर कभी कहीं पे टाई हो जाए मामला, फिर वो अपना वोट इस्तेमाल कर सकता है, स्पीकर नहीं कर सकता। तो इस तरह से हुकूमत के पास जो नंबर है वो 212 का है। और इन 3 को निकाल के तो 8 अगर मौलाना साहब के आ जाते हैं तब भी ये फिगर 220 बनता है। पीटीआई के 4 MNAs तोड़े बगैर हुकूमत जो है वो ये आइनी तरमीम नहीं कर सकती। अब पीटीआई के कौन 4 लोग टूटेंगे, ज़ाहिर है सबको इंतज़ार है देखने के लिए, टूटते हैं नहीं टूटते, क्या सूरत हाल बनती है वो देखना होगा। उसके बाद आ जाए सेनेट पर। सेनेट में हुकूमत के पास जो है वो ANP, काफ लीग, ये सारे मिला के हुकूमत का जो फिगर बनता है वो 59 बनता है। 59 में जो चेयरमैन सेनेट है उनका वोट क्योंकि काउंट नहीं होगा तो 58 बच जाता है। अगर मौलाना साहब के 5 आ भी जाते हैं तब भी ये 63 बनता है। हुकूमत को 64 चाहिए। और इसमें यह भी देखना होगा कि सादिया अब्बासी साहबा जो हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब की जो बहन है, वो वोट करती है नहीं करती। अगर वो भी नहीं करती फिर हुकूमत के पास 62 हो जाएंगे। फिर हुकूमत को 2 सेनेटर्स जो हैं वो चाहिए होंगे। अब वो 2 सेनेटर कौन होंगे? वो पीटीआई से भी 2 सेनेटर हो सकते हैं, और अगर पीटीआई से नहीं टूटते फिर एक जो है वो अगर एक से चाहिए हो तो उनका भी नसीमा एहसान साहिबा, वो BNP उन्होंने शमूलियत इख्तियार की थी लेकिन उनका जो स्टेटस है वो आज़ाद है। तो इस तरह से अगर वो वोट डालती हैं तो 64 पूरा हो जाएगा हुकूमत के पास। तो अगर वो नहीं डालती वोट, वो भी नहीं डालती और सादिया अब्बासी साहिबा भी नहीं डालती, फिर 2 वोट पीटीआई के तोड़ने होंगे हुकूमत को। अब वो 2 कौन होंगे ये ज़ाहिर है देखना है। और बाकी ये है कि सेनेटर ज़रकत के साहिबा के हवाले से अब उनका अभियान आ चुका है कि वो डट के खड़ी हुई हैं, और उनके हवाले से अब आपने देखा कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने बहुत सख्त एक पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा वो हमारी बहन है, हम उनके साथ खड़े हैं। और काजी फायसा को काफ़ी उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने। तो इस वक्त पीटीआई जो है वो ज़ाहिर है ज़रकत साहिबा के साथ खड़ी हो गई है। और शहबाज गिल साहब के आप ट्वीट देखें, बाकियों के ट्वीट देखें, या
جو بیانات آ رہے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہ ہے جناب صورتحال۔ اب دیکھیں اس وقت حالات یہ ہیں کہ ایک تو کنفیوژن اس لیے ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ کیا حکومت کو دینے جا رہے ہیں۔ اگر وہ حکومت کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں تو حکومت کو کیا دینے جا رہے ہیں؟ آئینی عدالت تو مولانا صاحب نہیں مان رہے کہ الگ آئینی عدالت بنے، تو الگ آئینی عدالت نہیں بن رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا تو چیپٹر کلوز ہو گیا۔ ان کو آئینی عدالت کا سربراہ بنانا چاہتی تھی نون لیگ، تو وہ تو چیپٹر کلوز ہو گیا۔ لیکن اس کے علاوہ مولانا صاحب کیا کیا حکومت کو دینے جا رہے ہیں، ان کے پلڑے میں ڈالنے جا رہے ہیں؟ کیا کوئی ججز کا پینل آئے گا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے، اور 3 نام آئیں گے یا 5 نام آئیں گے؟ تو پھر اگر 3 نام آتے ہیں پھر ظاہر ہے حکومت جو ہے وہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو جو ہے وہ بنانا چاہتی ہے، کیونکہ وہ منصور علی شاہ صاحب اور یحییٰ اور منیب اختر صاحب دونوں کو آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو بنانا چاہتے ہیں۔ اور اگر 4 نام آتے ہیں پھر چوتھا نام ظاہر ہے جسٹس امین الدین خان، اور اگر 5 نام آتے ہیں پھر یہ کنفرم ہے کہ وہ جسٹس جمال خان مندوخیل پر جائیں گے۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے، یہ حالات ہیں۔ تو یہ اب دیکھنا ہے کہ چیزیں کس طرح آگے بڑھتی ہیں۔ اب یہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کیونکہ دیکھیں اب وکلا کا بھی دیکھنا ہوگا۔ کل وکلا کا جو کنونشن ہوا وہ آپ نے دیکھا، جتنی سخت تقریر ہوئی، فیصل صدیقی صاحب کی تقریر تو میں نے لگائی بھی تھی اپنے ولاگ میں اور آپ کو سنائی بھی تھی، بہت سخت ان کی تقریر تھی۔ تو ساری نظریں اب کل پر ہیں، اور ایسی صورتحال میں جب کل حکومت آئینی ترامیم کروانے جا رہی ہے تو اس لمحے تک، یعنی میں 2:15 بجے تک آپ کو بتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی آفیشیل کال نہیں دی گئی پروٹیسٹ کی، اور پی ٹی آئی کی اس وقت کرائسس بہت شدید ہو چکا ہے پی ٹی آئی کے اندر۔ اور پی ٹی آئی کے اندر کرائسس آپ دیکھ لیں کہ جو 4 اکتوبر کا احتجاج تھا، اس کے بعد جب علی امین گنڈا پور نے پیٹھ میں چھرا گھونپا عمران خان کیا اور وہ واپس چلے گئے، تو اس کے بعد پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی کا ایک اعلامیہ آیا تھا کہ احتجاج کینسل نہیں کیا جا رہا ہے، احتجاج جاری رہے گا۔ لیکن احتجاج آپ کو پتہ ہے کہ اسی وقت ہی ختم ہو گیا تھا جب یہ پی ٹی آئی کا اعلامیہ آیا تھا، اس وقت بھی احتجاج جاری نہیں تھا، اور اس وقت تو دور دور تک احتجاج کے کوئی مطلب امکانات نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا عمران خان صاحب سے ملاقات کے معاملے پر بھی بیرسٹر گور صاحب نے حکومت اور محسن نقوی کی بات مانی، کوئی بڑی یقین دہانی نہیں تھی، کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اشارہ نہیں تھا، کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کی طرف سے یقین دہانی نہیں تھی۔ بیرسٹر گور صاحب نے محسن نقوی کے کہنے پر مطلب اس کی یقین دہانی پر اجلاس ملتوی کروایا، اجلاس کہہ رہا ہوں احتجاج مؤخر کروایا، اور پھر جو محسن نقوی نے جو کمٹمنٹ دی تھی وہ بھی پوری نہیں ہوئی، اور کل عمران خان صاحب کے جو معالج ہیں ڈاکٹر عاصم یوسف ان کو نہیں ملوایا گیا، اور بیرسٹر گور صاحب کہتے ہیں کہ 2 پمز کے ڈاکٹرز کو ملوایا گیا ہے، اور وہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس پہ بھی اب آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کے جو انڈیپینڈنٹ ڈاکٹرز ہیں وہ اس رپورٹ کا پوسٹ مارٹم کر چکے ہیں، وہ بھی ہو گیا۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جو بیرسٹر گور صاحب ہیں ان کا جو موقف تھا اس کو یکسر مسترد کر دیا عمران خان صاحب کی بہن نورین خان صاحبہ نے، نورین نیازی صاحبہ نے، جو والدہ ہیں حسان نیازی کی۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ جمائمہ خان کا جو ٹویٹ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ اس وقت بات ہو رہی ہے، انٹرنیشنلی بھی بات ہو رہی ہے، بہت ہائپ کریٹ ہو چکی ہے اس ٹویٹ کے بعد۔ تو پی ٹی آئی کے اندر ایک کرائسس ہے۔ عمران خان صاحب نے واضح طور پر کہا تھا کہ جب تک منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا اور جب تک آئینی ترامیم کا خدشہ ٹل نہیں جاتا تب تک آپ نے احتجاج جاری رکھنا ہے، لیکن کوئی اس وقت امکانات احتجاج کے نہیں ہیں۔ تحریک انصاف کے ورکرز بہت اگریسو ہیں، قیادت کو بہت کرٹیسائز کر رہے ہیں، لیکن تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ بالکل اب احتجاج کی اس وقت کال نہیں دینا چاہتی۔ اب کارکنان کے پریشر پہ احتجاج کی کال دے دیں تو وہ الگ ہے، وہ اس لیے احتجاج کی کال نہیں دینا چاہ رہے کیونکہ ساری چیزوں کا اینڈ میں مدعا ایک ہی آتا ہے، ہر طرف سے گھوم پھیر کے مدعا اسی طرف آتا ہے، اور وہ ہیں علی امین گنڈا پور۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے جب سے انکار کیا ہے کہ اب وہ اسلام آباد نہیں جائیں گے بطور سی ایم، اب وہ اپنی انتظامیہ کے ساتھ نہیں جائیں گے، وہ مشینری کے ساتھ نہیں جائیں گے، وہ لیڈ نہیں کریں گے، اب وہ لیڈ نہیں کریں گے، اب وہ کیا کریں گے، اب وہ عام ایک کارکن کے طور پر، عہدیدار کے طور پر جائیں گے، یہ واضح کہہ چکے ہیں۔ وہ علی امین گنڈا پور جو انقلاب کی باتیں کر رہے تھے، جو 1 گولی کے بدلے 10 گولیوں کی بات کر رہے تھے، جو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی بات کر رہے تھے، جن کی وہ سب اب سامنے آ گیا ہے۔ اور اب اس وقت علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کی آپ باڈی لینگویج دیکھیں تو ایک شکست خوردہ انسان کی باڈی لینگویج ہے، اور بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب ان کو ہٹا دیں گے، اس لیے وہ بالکل ایکٹیو نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب سے ملاقات کے معاملے میں بھی انہوں نے کوئی اس طرح سے گرم جوشی نہیں دکھائی، کوئی بیان نہیں دیا۔ بیرسٹر گور صاحب آپ کے سامنے ان کی صورتحال کہ پارٹی پوری ان کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے، جو کچھ انہوں نے محسن نقوی کے ساتھ مل کے کیا ہے، احتجاج کو مؤخر کروایا ہے، اور حاصل وصول بھی پی ٹی آئی کو کچھ نہیں ہوا۔ پی ٹی آئی میں اس وقت کرائسس بہت شدید ہے، اور ایک ایسے موقع پر تحریک انصاف میں یہ کرائسس آیا ہے
जब सबसे ज़्यादा तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को ज़रूरत थी इस वक्त बैरिस्टर गौहर और इनके फैसला साजी की। अगर कल को आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करनी होगी तो वो जिन दो लोगों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फिक्स कर सकेंगे वो एक हैं अली मीन गंडापुर और दूसरे हैं बैरिस्टर गौहर, कोई तीसरा नाम नहीं है। ज़ाहिर है सलमान राजा साहब सेक्रेटरी जनरल हैं, उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर हैं, इनकी भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मेन दो बंदे हैं अली मीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर साहब। और बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं उन्होंने जितनी बुज़दिली और कमज़ोरी दिखाई है तो इमरान खान साहब को जब वो चीज़ें सामने जाएंगी तो वो मतलब बहुत पछताएंगे कि उन्होंने बैरिस्टर गौहर का इंतखाब क्यों किया था पार्टी के चेयरमैन के लिए। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये बात 3 लोग वहाँ पर मौजूद थे जब इमरान खान साहब ने बड़ा सख्त एक लफ्ज़ यूज़ किया था बैरिस्टर गौहर के लिए, और मेरी उन 3 में से 2 लोगों से बात हुई थी। दोनों ने मुझे बताया था कि बिल्कुल ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया इमरान खान साहब ने, क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब ने पिंडी वाला जो एहतजाज है वो ख़त्म कर दिया था जब अली मीन गंडापुर जो हैं वो टूल प्लाजा से वापस चले गए थे। लेकिन इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा था कि इसको हटा दो, क्योंकि हटाना मुमकिन नहीं था इस मौके के ऊपर। तो इसलिए जो है वो इमरान खान साहब पहले भी उनसे राज़ी नहीं थे, लेकिन मजबूरी थी, उनको हटाया नहीं जा सकता इलेक्शन के बगैर, और इलेक्शन इस मौके पे करवा नहीं सकती पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन। और अगर उनको हटाते हैं तो फिर और बड़े क्राइसिस जो हैं वो कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर एक बहरान खड़ा हो जाएगा पीटीआई के लिए। और ये भी एक बताया जा रहा है कि कल इलेक्शन कमीशन ने इजलास भी बुलाए हुए, और अगर इनके पास नंबर गेम पूरा ना हुआ तो इलेक्शन कमीशन कल ही नोटिफाई करेगा जो मखसूस नशिस्तों पे नून लीग के जो ख़वातीन जिनको डी नोटिफाई किया गया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, क्योंकि उस पर समझ नहीं आती कि जब इलेक्शन कमीशन खुद सुप्रीम कोर्ट जा चुका है, पीटीआई सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है, मामला ज़ेर इल्तवा है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा हुआ है कि ये बताइए कि आपके फैसले के ऊपर हमने इम्प्लीमेंट करना है, अमल दरामद करना है, उसके हुक्म की तामील करनी है, या जो पार्लियामेंट ने कानून बना दिया है उस पर हमने चलना है। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में इसकी बड़ी क्लैरिटी आ गई है, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ये वारदात डाल सकता है, क्योंकि इस वक्त इदारे और हुकूमत तो इनकी औकात और हैसियत नहीं है, इदारे ये तय कर चुके हैं कि ये आइनी तरमीम तो होगी ही होगी, जो मर्जी हो जाए आइनी तरमीम तो होगी। उसके लिए इलेक्शन कमीशन से ये वारदात भी डलवाई जा सकती है। अब जो देखना होगा वो यही है कि आज चीज़ें काफ़ी सारी सामने आ सकती हैं कि मौलाना साहब और पीपल्स पार्टी का जो जिन चीज़ों पे इत्तफाक हुआ है, क्या नून लीग भी उन पर इत्तफाक कर जाती है, और वो चीज़ें क्या हैं। और दूसरा ये है कि उसके बाद मौलाना साहब कल आके मिलेंगे या आज रात को, या कल आज तो नहीं, कल आके मिलेंगे पीटीआई से, वहाँ पे क्या बात होती है। और कल के बाद मौलाना साहब के हवाले से सेंटिमेंट्स लोगों के क्या होंगे, क्योंकि मौलाना के बगैर तो ये आइनी तरमीम हो नहीं सकती। और अब मौलाना साहब किन चीज़ों पे सरेंडर कर रहे हैं इस हुकूमत के सामने, उस हुकूमत के सामने। मौलाना साहब का मैं आपको अपनी लास्ट 2-3 वीडियोज़ में से एक में बता चुका हूँ, जो उन्होंने मीरपुर में जलसे में खिताब किया था, उन्होंने क्या नहीं कहा था इस हुकूमत के बारे में। बल्कि अगर मेरे पास कुछ चीज़ें हों तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। बड़ा हैरान कौन है कि मौलाना साहब इस हुकूमत के बारे में क्या कह रहे थे, और अब मौलाना साहब जो है वो क्या करने जा रहे हैं इस हुकूमत के साथ मिलके, वो बड़ा हैरान कौन है। मौलाना साहब जो हैं गो के एक बात तो मौलाना साहब कह रहे हैं वाज़ेह तौर पर, और वो ये कह रहे हैं कि ये जो हुकूमती मुसवदा उन्होंने पहले मुस्तरद किया था, अब भी वो मुस्तरद है, उसके साथ वो नहीं जाएंगे। अब देखें ना कि मौलाना साहब कह रहे थे कि वाज़ेह तौर पर कि ये शहबाज शरीफ कठपुतली है, इसकी कोई हैसियत और औकात नहीं है, और असल में तो इसको कोई और चला रहा है, निज़ाम कोई और चला रहा है। जब मौलाना साहब कहते हैं कि मुझसे किसी फोरम पर पूछा गया कि वज़ीर-ए-आज़म कौन है, हुकूमत किसकी है, तो मौलाना साहब कहते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म है। फिर भी पूछा जाता है तो उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब आप वज़ीर आला पंजाब भी रहे हैं, लेकिन उस वक्त सब कहते थे कि आपके पास मैंडेट है, अब तो आप अक़लियत में हैं, आपके पास अक्सियत नहीं है। तो एक अक़लियत मुल्क पर हुकूमत कर रही है, किसके सहारे पर, पीपल्स पार्टी के सहारे पर, जिन्होंने वोट तो दिया है लेकिन हुकूमत में शामिल नहीं हुए। और फिर मौलाना साहब ने यह भी कहा था कि आइन की बुनियाद जमहूरियत पर रखी गई है, पाकिस्तान में अमरीत नहीं होगी, इक़्तिदार पर वही लोग बैठेंगे जिनको अवाम वोट देंगे। हम आज भी उसी उसूल पर कायम हैं। अगर कोई वोट चोरी करता है, बक्से तब्दील करता है, लोग किसी और को वोट डालते हैं, नतीजा किसी और के हक़ में निकलता है, तो ऐसी चोरी की भी हम इजाज़त नहीं दे सकते। ऐसी नाम नहाद असम्बलियाँ नहीं होनी चाहिए। और अगर तुमने आइंदा के लिए सोचा कि JOEF को बाहर रखना है तो हम बाहर लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। मौलाना साहब ने यह भी कहा था कि हमारे बुजुर्गों ने इस आइन मुतफ़िका आइन पर दस्तखत किए हैं, ये आइन हमारे पास हमारे असलाफ की अमानत है, इस आइन में कोई ख़यानत करेगा तो फिर हम मैदान में होंगे। मेरे दोस्तों, जिस तरह ख़त्म नबूवत के मसले पर हमने सुप्रीम कोर्ट से दोबारा फैसला लिया, इसी तरह से आइनी तरामीम भी हमने अपने हाथ में ले ली है। अब हमारे मसवदे पर कानून साजी होगी, इसके अलावा आइन साजी की इजाज़त नहीं दे सकते। मौलाना साहब कहते हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई, इस्टेब्लिशमेंट ने की, उन्हीं के पास महारत है, और तुम जो है वो कठपुतली असम्बलियों से तुम अपने मफादात के लिए तरमीम हासिल करते हो।
تم میرا آئین بگاڑتے ہو، قوم کی وحدت کی علامت کو ختم کرتے ہو۔ ہم پاکستان کی وحدت کی اس علامت کا تحفظ کرنا جانتے ہیں اور انشاءاللہ تحفظ کریں گے، اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر عہد و پیمان کریں کہ اگر میرے آئین کے ساتھ تم نے کھلواڑ کیا تو یہ عوام اس میدان میں نہیں بیٹھے گی، سڑکوں پر نکل کے تمہیں عوام سے گھسیٹ کے نکال دے گی۔ یہ باتیں مولانا صاحب نے کہی تھیں، اور مولانا صاحب اس کو حکومت کو کٹ پتلی کہتے ہیں کہ اس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، اور ان کو دیکھیں نا، مولانا صاحب نے کہا تھا ملک بھر کے عوام آئیں اور ان حکمرانوں کو گریبان سے پکڑیں، ان سے مزید کچھ مت پوچھیں، اب کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں، ان کو گریبانوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر ایوان سے باہر نکالنا ہے اور بتانا ہے کہ آپ پاکستان کے حقیقی نمائندے نہیں ہیں، آپ عوام کے نمائندے نہیں ہیں۔ جن کو مولانا صاحب یہ باتیں کہہ رہے تھے انہی کے ساتھ بیٹھ کے آپ مولانا صاحب آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں۔ کیا مولانا صاحب اچیو کرتے ہیں، کیا سرنڈر کرتے ہیں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ٹائم اب بہت قریب آ گیا ہے، یعنی اب تو 36 گھنٹے میں، 38 گھنٹے میں، 40 گھنٹے میں واضح ہو جائے گا اور کہ چیزیں کس طرح آگے بڑھ رہی ہیں۔ تو بڑی انٹرسٹنگ ٹائم ہے جناب، بڑی ڈیولپمنٹس ہوں گی، ہر 2-3 گھنٹے بعد ڈیولپمنٹ ہوگی، جیسے جیسے ڈیولپمنٹس ہوں گی تو ہم ان پر بات کریں گے۔ تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔